All right, my dear students, सेमेस्टर 2 के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर तुम लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ। मैं जैसा कि तुम लोगों को सेमेस्टर 3 के तहत फिलॉसफी जीई, फिलॉसफी जनरल और फिलॉसफी कोर तीनों विद्यार्थियों को इस समय कांट के विचारों से तुम लोगों को परिचित करवा रहा हूँ। और कांट से संबंधित मैंने अभी तक जो अपना लेक्चर दिया है उसमें कांट का क्रिटिसिज्म जो है, जिसमें उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद का रिकॉन्साइल जो किया था उसे पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद कांट का जो स्पेस एंड टाइम जो है कॉन्सेप्ट, उससे भी तुम लोगों को अवगत करा चुका हूँ। आज के क्लास में मैं तुम लोगों को कांट के कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि की विभिन्न कोटियाँ, बुद्धि की विभिन्न श्रेणियाँ, विवेक के विभिन्न वर्ग से उससे संबंधित जो कांट ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, उसी संबंध में मैं आज का क्लास में प्रकाश डालूंगा। कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो महान दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट जो हैं, वे बुद्धि की विभिन्न कोटियाँ, इसको जानने के पहले थोड़ा पृष्ठभूमि में हम जाएंगे। तो पृष्ठभूमि में जाने पर मैं ये कहूँगा कि कांट ने ये संपूर्ण विश्व को दो वर्गों में बांटा है। कांट द्वारा अपने दर्शन में इस विश्व को, इस जगत को दो भागों में वर्गीकृत करने का विवरण मिलता है। एक तो है प्रपंचात्मक जगत यानी फेनोमेनल वर्ल्ड, तथा दूसरा है परमार्थ जगत यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इन दोनों का पहले हम संक्षिप्त में विवेचन करें, ताकि हमें आगे चल के कांट की बुद्धि की जो विभिन्न श्रेणियां हैं, कांट की बुद्धि की जो विभिन्न कोटियां हैं, कांट की बुद्धि की जो विभिन्न सोपान हैं, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जानने में हमें ज़्यादा सुविधा होगी। तो प्रपंचात्मक जो जगत है, इसके बारे में कांट कहते हैं कि उस जगत को जो इंद्रियों के सांचे एवं बुद्धि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इंद्रियां कौन कौन हुए? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन्हें हमें सिर्फ हमें नहीं, सारे मनुष्य जाति को, चाहे वो अनपढ़ हो या सुशिक्षित हो, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे हम एक तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। यानी इंद्रियों के सांचे एवं बुद्धि के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलती है इस जगत की,
इसे ही प्रपंचात्मक जगत कहा जाता है, इसे ही फेनोमेनल वर्ल्ड कहा जाता है। यह जगत एक आभास मात्र है। किसने कहा था आभास? याद कीजिए, भारतीय दर्शन में पढ़ा भी चुके आप लोग को, शंकर ने। शंकर ने क्या कहा था अद्वैत वेदांत में? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। सिर्फ ब्रह्म ही, गॉड ही, ऑलमाइटी गॉड ही, एब्सोल्यूट ही एकमात्र सत्य है, और ये जगत एक मिथ्या है, ये दुनिया एक आभास मात्र है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु हमारे अनुभव में आने से पूर्व देश काल यानी स्पेस टाइम की संवेदना के रूप में आनी आवश्यक है। इस प्रकार वास्तव में वस्तुएं हमारे अनुभव का विषय नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें केवल उसी रूप में जानते हैं जिस रूप में वे हमें दिखाई देती है। अतः हमारे ज्ञान का विषय प्रपंच है, फेनोमेना है। इस विषय में यह स्पष्ट कर देना ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा कि कांड का ये जो फेनोमेना से तात्पर्य है वो है अनुभव, चेतना अथवा वस्तु के ज्ञान से। इस प्रकार मानव का समस्त ज्ञान प्रपंचात्मक है। दूसरा क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कांट के अनुसार जगत का वास्तविक रूप जो है परमार्थ जगत है, यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यह हमारे अनुभव का विषय नहीं है। इस परमार्थ जगत से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बुद्धि से, हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, हम उतना आगे नहीं जा सकते हैं। हमारी बुद्धि इसका विशद वर्णन नहीं कर पाएगी। हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है, वहाँ तक हमारी बुद्धि की दौड़ नहीं है, वहाँ तक नहीं जा पाएगी। यह बुद्धि से परे की अवस्था है। इस परमार्थ जगत में जगत का अनुभवातीत अनुभव से परे स्वरूप के अतिरिक्त आत्मा और ईश्वर भी सम्मिलित है, जिनके विषय में उपस्थित प्रश्नों का उत्तर देने में बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो सक्षम नहीं है। जैसे सृष्टि की रचना, उसकी उत्पत्ति, सृष्टि की प्रकृति, सृष्टि का अंत, ईश्वर की सत्ता, आत्मा का अस्तित्व, ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ईश्वर की प्रकृति, आत्मा की प्रकृति, आत्मा की संख्या आदि जो बहुत तरह का ये प्रश्न है, ये हमारी सीमित बुद्धि इसका संतोषजनक उत्तर देने में अपनी असमर्थता जाहिर करती है, क्योंकि ये हमारे अनुभव के विषय हैं ही नहीं। अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन परमार्थ तत्वों के विषय में हमें ज्ञान कैसे होता है। कांट ने इस प्रश्न का उत्तर एक अलग टाइप से दिया है। तो विद्यार्थियों, संक्षेप में एक बार और सुन लीजिए। कांट ने विश्व को दो वर्गों में बांटा, प्रपंचात्मक जगत, फेनोमेनल वर्ल्ड, और आध्यात्मिक या परमार्थ जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस विश्व को जो हमें इंद्रियों और बुद्धि से दिखाई देता है वही प्रपंचात्मक जगत है, फेनोमेनल वर्ल्ड है, जबकि इस विश्व का यह वास्तविक रूप नहीं है। जगत का वास्तविक रूप हमारी बुद्धि से परे एक अनुभवातीत, अनुभव निरपेक्ष जगत है। इसे ही हम परमार्थ जगत या आध्यात्मिक जगत कहते हैं।
प्रश्न है यह परमार्थ जगत या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान कैसे होता है। प्रश्न है इस परमार्थ जगत या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हमें ज्ञान कैसे होता है। कांट ने इसका उत्तर अपने कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग या बुद्धि की विभिन्न कोटियाँ, बुद्धि के विभिन्न वर्ग, बुद्धि के विभिन्न संज्ञाएं नामक अपने विचारधारा में स्पष्ट किया है। कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कांट परमार्थ तत्वों के ज्ञान के विषय में कहते हैं कि वास्तव में ये विवेक की मान्यता है, क्योंकि विवेक का मुख्य कार्य बुद्धि के वर्ग में संचित सामग्री का संचय और समन्वय करना। अब बुद्धि के कौन कौन वर्ग हैं। पहला वर्ग जो है वो क्वांटिटी है। क्या है क्वांटिटी, जिसे हम हिंदी में परिमाण कहते हैं। इसमें एकता, अनेकता तथा संपूर्णता ये तीनों आते हैं। दूसरा बुद्धि का वर्ग क्या है। दूसरा बुद्धि का वर्ग है क्वालिटी यानी गुण। गुण में वास्तविकता, नकारता और सीमाबद्धता आते हैं। वास्तविकता को रियलिटी कहते हैं, नकारता को निगेशन कहते हैं और सीमाबद्धता को लिमिटेशन कहते हैं। ये तीनों आते हैं। तीसरा जो बुद्धि का वर्ग है वो रिलेशन कहलाता है, संबंध। संबंध में संवाद एवं सहायता, कारण एवं कार्य और समानता ये तीनों वर्ग आते हैं। संवाद यानी इनहेरेंस, सहायकता यानी सब्सटेंस, कार्य कारण कॉज एंड इफेक्ट, समानता कम्युनिटी, ये तीन कोटियाँ आते हैं। अब चौथा जो है मॉडलिटी कहलाता है। चौथा जो बुद्धि का वर्ग है वो मॉडलिटी कहलाता है। इसे हम हिंदी में आकार कहते हैं। इसमें संभाव्यता, असंभाव्यता, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, अस्तित्व, अनस्तित्व, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस और अनिवार्यता, आकस्मिकता, नेसेसिटी, कंटिंजेंसी, ये तीन वर्ग आते हैं। कैटेगरी या कोटियाँ या संज्ञाएं या श्रेणियाँ एक तरह से पदार्थ हैं। इसे कुछ लोग वास्तविक विषय मानते हैं तो कुछ लोग वर्गीय धारणा कहते हैं। कांट के कैटेगरी बुद्धि के आकार हैं। आकार सार्वभौम और अनिवार्य माने गए हैं। इन आकारों के कारण ही संवेदनाएं अनिवार्य और सार्वभौम बन जाते हैं। इस प्रकार कैटेगरी बौद्धिक हैं, जिसका स्वरूप अनिवार्य और सार्वभौम है। जिसका स्वरूप अनिवार्य और सार्वभौम है। अनिवार्य और सार्वभौम होना अनुभव निरपेक्ष और प्रागनुभविक एप्रियोरी यानी अनुभव से परे होना है। परंतु कैटेगरी जो है अनुभव निरपेक्ष होने पर भी अनुभव के विषयों पर लागू किए जाते हैं। इसके बिना अनुभव के विषय में संवेदनाएं सार्थक कभी नहीं हो सकती।
इससे बौद्धिक आकारों का महत्व स्पष्ट है। इन्हें ही कांड कैटेगरी या पदार्थ कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम लें, एक उदाहरण लें। मान लें कि हम अपने सामने एक हरे रंग का टेबल को देखते हैं, या इसी टेबल को देखिए, ये क्या है? ये बैगनी कलर का सकते हैं, बैगनी कलर का टेबल देखते हैं। टेबल में रंग, इसका वजन, इसका विस्तार, इसका आकार, शेप होते हैं, जो हमें इसका स्पेस और टाइम के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इस टेबल का जो बैगनी कलर है वो वजन है। फिर यह इसके 4 पाए हैं, इसके 4 पैर है। फिर इस 4 पायों के सहारे कुछ स्थान को ये घेरा हुआ है। इन सबकी संवेदनाएं हमें स्पेस और टाइम यानी देश और काल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ जो ये टेबल है, ये जो बैगनी रंग का टेबल है, ये एक इकाई का ज्ञान है। यह अस्तित्व या भाव का ज्ञान है। टेबल ये लकड़ी का बना है, तो यह द्रव्य का ज्ञान है। ये सभी मानसिक प्रत्यय हैं। इन मानसिक प्रत्ययों के बिना टेबल का ज्ञान संभव ही नहीं है। इस तरह इकाई, भावत्व, द्रव्यत्व आदि प्रत्यय टेबल के ज्ञान के कारण हैं। ये प्रत्यय अनिवार्य एवं सार्वभौम होते हैं, यूनिवर्सल एवं नेसेसिटी है इसमें। अतः सभी बौद्धिक आकार जो होते हैं वे सार्वभौम एवं अनिवार्यता को लिए हुए होते हैं। इन्हें हम अनुभव के विषयों पर लागू कर सकते हैं, परंतु अनुभव से इन्हें हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जजमेंट, परामर्श या निर्णय। कैटेगरी हमेशा जजमेंट या निर्णय की क्षमता माने गए हैं। यानी प्रत्येक निर्णय में हम किसी न किसी कैटेगरी को अभिव्यक्त करते हैं। कैटेगरी के बिना निर्णय संभव ही नहीं है। कैटेगरी के बिना कोई भी जजमेंट संभव ही नहीं है। अतः जितने प्रकार के निर्णय हैं उतने ही प्रकार के कैटेगरी भी हैं। आकारिक तर्कशास्त्र में इस प्रकार के निर्णय माने गए हैं। उसका थोड़ा हम बता देते हैं। 12 प्रकार के वो निर्णय होते हैं। There are 12 types of judgment. अब एक एक करके जानिए। वही शुरू में भी मैंने बताया था, परिणामवाचक निर्णय। इसमें सर्वव्यापी, अंशव्यापी और एक व्यापी, ये 3 निर्णय होते हैं। सर्वव्यापी का उदाहरण, सर्वव्यापी को हम यूनिवर्सल कहते हैं, पूर्णव्यापी भी कहते हैं। अंशव्यापी को पार्टिकुलर कहते हैं। एक व्यापी को हम सिंगल कहते हैं। सभी मनुष्य मरणशील, ये हो गया पूर्णव्यापी। कुछ मनुष्य गोरे हैं, ये हो गया अंशव्यापी। एक मनुष्य काला है, यह हो गया एक व्यापी। अब गुणवाचक निर्णय, ये भी 3 होते हैं। भावात्मक, एफर्मेटिव, अभावात्मक, नेगेटिव और सीमित, लिमिट। मोहन तेज है, यह भावात्मक वाक्य है। आम मीठे नहीं हैं,
सम मैंगोज आर नॉट स्वीट, ये नेगेटिव है, अभावात्मक है। आत्मा अमर है, सोल इज एटर्नल, ये सीमित है। तीसरा, संबंधवाचक निर्णय, ये भी तीन होते हैं, निरपेक्ष, सापेक्ष और वैकल्पिक। मनुष्य मरणशील है, एकदम निरपेक्ष सत्य है, इसको कोई नहीं नकार सकता है, तो ये निरपेक्ष है। यदि ईश्वर न्यायी है तो पापी को दंड मिलेगा, ये उदाहरण सापेक्ष क्या है। वैकल्पिक, या तो भाग जाओ या मरो, ये वैकल्पिक का उदाहरण है। चौथा निर्णय, प्रकारवाचक निर्णय, ये भी तीन है, संभावित, प्रतिपन्न और आवश्यक। अब तीनों का एक एक उदाहरण हम लोग देखें। संभव है कि मंगल ग्रह में पानी है, ये संभावित है निर्णय। दूसरा उदाहरण देखें, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, ये प्रतिपन्न का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखें, विज्ञान अभिशाप एवं वरदान दोनों है, ये आवश्यक का उदाहरण है। तो इस तरह हमने 12 प्रकार के निर्णयों को देखा। परिणाम में 3 निर्णय, गुणवाचक निर्णय में 3 निर्णय, 6 संबंधवाचक निर्णय में 3 निर्णय, 9 प्रकारवाचक निर्णय में 3 निर्णय, 12। तो 12 प्रकार के ये निर्णय हैं, जिसे हमने 4 भागों में वर्गीकृत करके देखा। उपरोक्त 12 प्रकार के निर्णयों के अनुरूप ही 12 प्रकार के कैटेगरी या वर्ग या पदार्थ भी है। परिणाम, गुण, संबंध एवं प्रकार संबंधी कैटेगरी, इन चारों में 3-3 पदार्थों को हमने देखा। इसका वर्णन शुरुआत में ही कर दिया गया है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि 12 प्रकार के निर्णय से 12 प्रकार के कैटेगरी का पता चलता है। इस समूची प्रक्रिया को कांट ने न्याय वाक्यों या सिलोजिज्म के आधार पर मेटाफिजिकल डिडक्शन ऑफ कैटेगरीज या बुद्धि विकल्पों की स्थापना भी कहा है। तो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।